मेन बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें पेरोल सिस्टम में जो जो चीज़ें आती हैं वो सब मेंशन्ड है। ये पेरोल सिस्टम में आप डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, कोई स्टाफ का कोई बंदा इंक्लूड हो रहा हो या एक्सक्लूड हो रहा हो तो उसको आप अकाउंट फॉर करेंगे, उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी। वेजेस और सैलरीज कैलकुलेट करते हैं, कितनी वेजेस और सैलरीज एक एक बंदे को जा रही हैं वो सब मेंशन्ड होता है। उसको भी आप अप्रूव करवाते हैं, फिर जाकर आप सैलरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के अकाउंट में, वरना नहीं कर सकते। डेटा हेल्ड ऑन अ पेरोल फाइल, पेरोल फाइल्स में हर बंदे का, हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्डेड होता है। उसमें स्टैंडिंग डेटा जो है उसमें पर्सनल डिटेल्स होती हैं कि उसके अलावा कितना अमाउंट पे हो रही है सैलरी में, वो इंक्लूड होता है। कोई डिडक्शंस हैं सैलरी की वो इंक्लूड होती हैं, कोई हॉलीडेज हैं वो इंक्लूड होंगी। वेरिएबल ट्रांजैक्शन डेट, वेरिएबल ट्रांजैक्शन डेटा, इसमें वो अमाउंट इंक्लूड होती है कि जो आपको मिलनी होती है। सही है, ग्रॉस पे टू डेट इज योर पे रेट। ठीक है, उसमें से टैक्स भी डिडक्ट होगा, उसके बाद आपको नेट पे मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं वो इंक्लूड होता है। आउटपुट्स फ्रॉम पेरोल सिस्टम, इसमें पेरोल सिस्टम के जो आउटपुट्स होते हैं, यानी वो क्या चीज़ एज अ डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं लेबर को या एम्प्लॉयज़ को, कि जिसके थ्रू पता चले कि ओके ये बंदा पे हो चुका है। तो उसमें आपकी पेरोल की जो कॉपीज़ हैं, पे स्लिप्स की जो कॉपीज़ हैं वो होता है, पेरोल एनालिसिस होता है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए। जितने भी फॉर्म्स यूज़ होते हैं वो सारे पेरोल सिस्टम का ही आउटपुट होता है। ये पेरोल डिपार्टमेंट ही सारा कुछ कर रहा होता है इससे रिलेटेड। सारा एनालिसिस, सारी सबमिशन सब पेरोल डिपार्टमेंट कर रहा होता है। कितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म्स, ये सब भी पेरोल डिपार्टमेंट ही देख रहा होता है। अब इसमें पेरोल डिपार्टमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्या होता है इन केस ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये वेजेस और सैलरी सेट करते हैं एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो, उनको ग्रॉस पे रिसीव होती है। ठीक है, ग्रॉस पे ही की बात करती है। आपकी कंपनी, आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपसे ग्रॉस पे की ही बात करेगी। बाद में टैक्स ऊपर नीचे हो जाए, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे कम कर दे, वो उनका मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रॉस पे देनी है। यस, यू डिजर्व द ग्रॉस पे, बट बीच में से गवर्नमेंट आ जाती है कि नहीं, हमें इसमें से हमारा शेयर दें इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो फिर रिकॉर्ड पेरोल डिपार्टमेंट के पास ग्रॉस पे ही होगी, लेकिन उसमें से वो ये भी शो करेंगे कि हमने इतना टैक्स दे दिया और अब इस बंदे को नेट पे मिल रही है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस एंड सैलरीज में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बैंक से ट्रांसफ़र हो रहा है, कैश से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी होती है पेरोल डिपार्टमेंट ने। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज में जो भी अमाउंट एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है वो लिखी गई होती है, और डिडक्शंस में जो भी टैक्स से रिलेटेड डिडक्शंस हैं, जो भी अमाउंट्स हैं वो सब इंक्लूडेड होती हैं। परचेज एंड सेल्स साइकिल या पेबल्स लेजर सिस्टम, इसमें इनपुट्स मेंशन है कि भाई सारी इनवॉइस की डिटेल्स, जितने भी रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स की डिटेल्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं एम्प्लॉयज़ को, ये सब इनपुट होगा। आप सब अ, अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर अपडेट करता है सारे बैलेंसेस, जितने भी पेमेंट्स हो गई हैं सप्लायर्स को, ये सब वो प्रोसेसिंग वाले फेज में होता है, और आउटपुट में वो पेबल बैलेंसेस शो कर देता है, वो पे स्लिप्स दे देता है एम्प्लॉयज़ को कि आपको इतनी इतनी सैलरी हमने यहाँ यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ द कंट्रोल सिस्टम रिलेटिंग टू पेबल एंड परचेजेस क्या है, वो ये है कि ऑर्डरिंग करनी है, रिसीट एंड इनवॉइसेस, और अकाउंटिंग। क्या ऑर्डर करने हैं? भाई जाहिर है कि आपने रॉ मटेरियल्स ऑर्डर किए होंगे,
तो उन रॉ मटेरियल्स की पेमेंट कैश में कर दी या नहीं की, इसको चेक कर लें। फिर रिसीट्स और इनवॉइसेस से आप चेक कर लें कि भाई पेमेंट हो गई है कि नहीं हो गई है, और फिर उसकी अकाउंटिंग करें। ये पेबल्स लेजर का काम है, ठीक है। परचेजिंग कंट्रोल्स का ये मतलब है कि भाई अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो लोग तो खरीदते जाएंगे इन्वेंट्री, जिसका दिल चाहेगा, जिसको जब ज़रूरत होगी वो खरीद लेगा। ऐसा नहीं होता। एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऑर्डर प्लेस करे, और वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किसी और से जाके पहले अप्रूव करवाए कि मैं ये बाई कर लूँ या मैं ये ऑर्डर प्लेस कर दूँ। तो बाइंग से पहले ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। फिर आप अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर आप गुड्स अलाउ करते हैं कि आपकी कंपनी में आ जाए। कंट्रोलिंग द सेल्स साइकिल, जैसे कि अभी हमने परचेज साइकिल पढ़ा, उसी तरह से सेल्स का भी एक सिस्टम होता है। सेलिंग जब आप कर रहे होते हैं वो भी आपको अप्रूव करवानी पड़ती है, और इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर करनी होती है, और उसके बाद ही आप गुड्स भेज सकते हैं ना बाहर। अदरवाइज यू कैन नॉट सेल द गुड्स, ठीक है। तो रिसीवेबल्स लेजर सिस्टम में सारी रिकॉर्डिंग जा रही होती है सेल्स सिस्टम की। इनपुट्स में सारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस, जो भी क्रेडिट नोट्स हैं, जो भी रिसीट्स हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं, वो सब प्रोसेस होता है, और आउटपुट में आपके पास लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स बैलेंस आ जाता है कि कितने लोगों से पैसा लेना है अभी, और इंडिविजुअल कस्टमर्स के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, उसके जितने भी बैलेंसेस हैं वो आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिसीवेबल्स कंट्रोल सिस्टम और सेल्स कंट्रोल सिस्टम में है वो ये है कि आपको ऑर्डर अगर किसी कस्टमर ने प्लेस किया है तो आपको सेल करने से पहले उसको ऑथराइज करना पड़ेगा, और क्रेडिट देने से पहले, यानी अगर आप उसको इजाज़त देना चाह रहे हो कि सही आप मुझे कैश में पेमेंट ना करो, आप मुझे 1 महीने बाद पे कर देना, तो उसके लिए भी यू नीड टू मेक श्योर कि ऑथराइजेशन हुई हुई हो। उसके बाद आप डिस्पैच करेंगे, इनवॉइस सेंड करेंगे, और इन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में अपने, और चेक करते रहेंगे कि यार जिस बंदे को क्रेडिट पे सेल की थी वो पेमेंट कितने टाइम में दे देगा। कंट्रोलिंग कैश, कंट्रोल ओवर रिसीट्स। आपको ये बात पता होगी कि कैश को कंट्रोल करना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कैश कंट्रोल में नहीं आता तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि कैश ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश के बगैर आप चल ही नहीं सकते। जब आप कैश के बगैर चल नहीं सकते तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कैश को सही से ऑथराइज ना करें, सही से रिकॉर्ड ना करें, यू जस्ट लेट इट बी। मतलब होता है ना कि जो छोटी कंपनीज हैं जब वो स्टार्ट करती हैं अपना बिजनेस तो वो कैश के बारे में इतना कंसर्न नहीं होती, और होता यही है फिर एंड में कि उनको लिक्विडिटी इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे होते, खर्चे फजूल में कर रहे होते हैं, पैसे इतने आ नहीं रहे होते, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो कंट्रोल ओवर कैश रिसीट्स में 3 एरियाज पे कंसंट्रेशन है। एक तो ये कि पैसा आ कहाँ से रहा है वो रिकॉर्ड करें, पैसा जा कहाँ रहा है वो रिकॉर्ड करें, सारी रिसीट्स का जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए। अम, कोशिश करें कि कोई भी रिसीट वगैरह जो है वो अम, चोरी ना हो रही हो या कुछ ऐसा। उसके अलावा कंट्रोल ओवर पेमेंट्स में जो भी आपकी पेमेंट्स जा रही हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए आपको कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है। ऑथराइजेशन ऑफ द पेमेंट में अम, जाहिर है कि आपको पहले पेमेंट अप्रूव करवानी पड़ेगी, उसके बगैर कोई पेमेंट नहीं हो सकती। और रिस्ट्रिक्टिंग द अथॉरिटी टू एक्चुअली मेक द पेमेंट, कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो मना कर देती है कि नहीं ये पेमेंट नहीं करनी है अभी, इसको रहने दो। सो यू हैव टू लिसन टू देम ऑब्वियसली। कंट्रोल्स जितने भी हैं वो रेगुलरली चेक होने चाहिए, कोई मसला हो तो फॉरेन मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें ताकि कैश में कोई फ्रॉड या एरर के चांसेस ना हो।
मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल सिस्टम्स में आपको पता है कि हर चीज़, हर प्रोसेसिंग, हर एंट्री कोई ना कोई एम्प्लॉय कर रहा होता है। बट कंप्यूटराइज सिस्टम में ये होता है कि आपने एक दफ़ा एक एंट्री कर दी, उसके बाद वो खुद ही कंप्यूटर प्रोसेस करता रहेगा। मैनुअल सिस्टम में आपको एक एक चीज़ पेपर पे खुद रिकॉर्ड करनी पड़ती है। पहले एक लेजर में किया, फिर दूसरे लेजर में किया, फिर ट्रायल बैलेंस में किया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किया, ये सब। लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम में सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं। लेजर्स ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कंट्रोल अकाउंट्स एक दूसरे से, सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो आपको सिर्फ एक एंट्री करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर देता है। तो इसीलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स अब यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बल्क में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, स्पीड बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट बहुत बेहतर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस मैनुअल सिस्टम के ये होते हैं कि प्रोडक्टिविटी बहुत स्लो होती है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है, एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप सब कुछ मैनुअली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर आपने मैनुअली रिकॉर्ड करके फाइल्स में रखना होता है। अब एक-एक फाइल को चेक करना जस्ट फॉर वन रिकॉर्ड इज़ अ वेरी बिग हैसल, और उसके लिए फिर आपको एक स्टोरेज की जगह भी चाहिए होगी कि मैं फाइल्स अच्छे से फाइल्स अच्छे से स्टोर करूँ, ताकि मेरे रिकॉर्ड्स मिसप्लेस ना हो। फिर कोई मसला हो गया, कोई गलत एंट्री हो गई तो उसको करेक्ट करना एक मसला हो जाता है। फिर क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी इतना कंसिस्टेंट नहीं होता और इतना वेल डिज़ाइन नहीं होता। पेपर बेस्ड सिस्टम जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, उनको स्टोर करना इज़ अ वेरी बिग हैसल। और फिर कुछ अरसे बाद पेपर जो है वो इंक छोड़ देता है, मतलब कि इंक रब होना स्टार्ट हो जाती है, इरेज होना स्टार्ट हो जाती है पेपर से। तो आप उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते ज़्यादा अरसा। मॉड्यूल्स एंड अकाउंटिंग पैकेजेस। मॉड्यूल एक पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें पूरा बिजनेस अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन्ड होता है। एक अकाउंटिंग पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। सही है। अ सिंपल अकाउंटिंग पैकेज माइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मॉड्यूल, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि आप एक बड़ा अकाउंटिंग पैकेज लेते हैं और इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अब उस मॉड्यूल्स में इनवॉइसिंग इंक्लूडेड होता है, पेरोल इंक्लूडेड होता है, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स लेजर, पेबल्स लेजर, जॉब से रिलेटेड जितनी भी कॉस्टिंग होती है। जॉब कॉस्टिंग मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या कॉस्टिंग होगी वो। नॉन करेंट एसेट का रजिस्टर, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की रिकॉर्डिंग, जनरल लेजर, एंड में रिपोर्ट जनरेटर भी होता है कि वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बना कर दे दे, ये सब चीज़ें। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग मॉड्यूल्स पढ़े। अब हर मॉड्यूल में मैंने आपको बोला कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वो कवर अप करता है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में ये होता है कि वो सारे मॉड्यूल एक साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक रिकॉर्ड डालते हैं अकाउंट्स में या कंप्यूटर में, लेट्स से आप एक एंट्री करते हैं, डबल एंट्री कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हर लेजर को, हर अकाउंट्स को खुद ही अपडेट कर देगा। तो वो कब होता है? वो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में होता है कि जिसमें एक-एक चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसमें अपडेट हो जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको एक ही एंट्री करनी पड़ती है, बार-बार एंट्री नहीं करनी पड़ती। एंड में वो रिपोर्ट भी जनरेट कर देता है और वर्कलोड कम हो जाता है लोगों का, एम्प्लॉइज़ का वर्कलोड कम हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, और इंटीग्रेट पैकेज में कम से कम फैसिलिटीज़ होती हैं। स्पेशलिस्ट मॉड्यूल्स का एक वो सेट होता है, तो उसमें सारी चीज़ें स्पेशलाइज्ड होती हैं। लेकिन इंडिविजुअली
जैसे हर मॉड्यूल को अगर आप अलग-अलग खरीदें, तो वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं करता। हर चीज़ इंटीग्रेटेड है, हर चीज़ खुद ही अपडेट हो रही है, तो आप बीच-बीच में से जाकर लेट्स से अगर आपको एक मॉड्यूल में ये एक स्पेसिफिक चीज़ रिकॉर्ड करनी है, दूसरे मॉड्यूल में कुछ और रिकॉर्ड करना है, तो आप एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे, वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको दूसरे मॉड्यूल पे जाकर अलग से आप नहीं कर सकेंगे उसको रिकॉर्ड, ठीक है? डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस जो है वो एक पूल ऑफ डेटा होता है जिसमें बहुत सारा डेटा आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूरी कंपनी का डेटा इसमें रिकॉर्ड होता है। हर डिपार्टमेंट का डेटा इसमें रिकॉर्ड होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस ये है कि एक तो इसमें सबका डेटा रिकॉर्ड होता है, तो जिसको डेटा की ज़रूरत हो वो इसको एक्सेस कर सकता है, या एक एक बंदा दूसरे बंदे के साथ शेयर भी कर सकता है डेटाबेस। तो अलग से डुप्लीकेट फाइल्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिपार्टमेंट वाइज एक ही जगह पर सबका डेटा स्टोर्ड होता है। डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होती, क्योंकि सबका डेटा कंसिस्टेंट होता है, बिकॉज एक ही जगह पे सब डेटा पूल है, तो जाकर जिसने जो डेटा एक्सेस करना है वो कर सकता है। अब 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि डेटाबेस शेयर हो रहा होगा, सारा इंफॉर्मेशन शेयर होगा। इंटेग्रिटी ऑफ डेटाबेस मस्ट बी प्रिजर्व्ड, मतलब कि गलत डेटा रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि सब देख रहे हैं। तो अगर एक बंदे ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया तो दूसरा बता सकता है कि यार ये गलत है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं यूजर्स की, उसको फुलफिल करता है डेटाबेस। और डेटाबेस में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि वो विद टाइम अपडेट होना चाहिए, मतलब उसमें जो फीचर्स हैं वो अपडेट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 1998 का अगर चल रहा है तो बस वो वही चलता रहे अभी तक, नहीं। अब 2021 आ चुका है, इट शुड गेट अपडेटेड जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। स्प्रेडशीट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ पेपर होता है जो रोज और कॉलम्स के बीच में डिवाइडेड होता है। उसमें इरेजर, पेंसिल, कर्सर, कैलकुलेटर और भी बहुत सारे फंक्शन सब बिल्ट इन होते हैं। तो उसमें आप इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें आप इजीली अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी, ग्राफिकल भी,